हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरी डे विद स्निग्धा। आज हम यहाँ 11 अक्टूबर की द हिंदू न्यूज़पेपर और एडिटोरियल की एनालिसिस के लिए डिस्कस करने वाले हैं। आज मेजरली ज़्यादा कुछ नहीं था, ये सिर्फ दो ही इम्पॉर्टेंट बट ये इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो फर्स्ट आर्टिकल यही है कि फार्मर्स इन द ईस्ट सी लिटिल होप इन स्टिर। देखिए, आप देख रहे होंगे जो अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो मेजरली पंजाब, हरियाणा और यूपी, वेस्टर्न यूपी में ही जो उसके फार्मर्स हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि रेस्ट ऑफ द इंडिया, स्पेशली ईस्ट इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो इसमें इंटरेस्टेड या इसमें इन्वॉल्व नहीं दिख रहे हैं? तो इसका मेजर कारण यही है कि जो एमएसपी के बेनिफिट्स यानी कि प्रोक्योरमेंट सिस्टम के, देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, किसानों से एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो ग्रेन्स है वो प्रोक्योर करती है और उसके बाद उन्हें पीडीएस सिस्टम के थ्रू नीडी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है अंडर दी फूड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और स्कीम। तो ये जो प्रोक्योरमेंट है ये मेजरली पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी वाले एरिया में ही होती है। आप ये देख सकते हैं बाय परसेंटेज इन्होंने डाटा दिया हुआ है। मेजर प्रोक्योरमेंट जो है वो पंजाब में हो रही है 27%। जो पूरी इंडिया में प्रोक्योरमेंट होती है 27% उसका शेयर पंजाब से आता है, 16% एमपी से, हरियाणा से 11%, ऐसे। तो ये मेजर बेनिफिशरीज हैं एमएसपी स्कीम की। तो आप देखिए ईस्ट इंडिया जैसे स्टेट्स हो गई, उड़ीसा, झारखंड या नदरन ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, तो वो सब इस बेनिफिट के अंडर नहीं आती हैं, तो इसीलिए वो इस प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये राइटर कहते हैं कि दो टाइप के इश्यूज, डबल बर्डन फेस करते हैं ये ईस्टर्न स्टेट के फार्मर्स। देखिए ईस्ट जो है वो बेसिकली ये वाला रीजन है। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट पूछा जाए तो आप इन सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश वगैरह स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, बट अगर ईस्टर्न इंडिया कहा गया है तो मेजरली उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ऐसी स्टेट्स के बारे में आपको बात करनी है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ भी चुका है ऑलरेडी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका बेनिफिट सिर्फ वेस्टर्न और नदर्न इंडिया में ही क्यों हुआ और ईस्टर्न इंडिया तक क्यों नहीं पहुंचा, तो इसलिए ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बेसिकली ये डबल बर्डन फेस करते हैं जो ईस्टर्न इंडिया के हमारे फार्मर्स है। एक तो लो प्रोक्योरमेंट होती है। लो प्रोक्योरमेंट होती क्यों है, इन्हीं स्टेट्स में ज़्यादा प्रोक्योरमेंट क्यों होती है? क्योंकि इन स्टेट्स ने बहुत अच्छे से एफर्ट किया है कि अपनी प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, अपना एपीएमसीज वगैरह अच्छे से सेटअप करें, लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी दें। तो ये सब जो है इन स्टेट्स द्वारा अच्छा तरीके से किया गया है, इसलिए इनमें प्रोक्योरमेंट भी अच्छी होती है। बट ये जो ईस्टर्न इंडिया की स्टेट्स हैं, बिहार, वेस्ट बंगाल एट्सेट्रा, ये देखिए यहाँ डाटा भी दिया गया है, जस्ट 2% इनमें से कंबाइंड प्रोक्योरमेंट होती है। तो ये फर्स्ट इशू ये फेस करते हैं। दूसरा है लो प्राइसेस। अब गवर्नमेंट यहाँ से प्रोक्योर करके, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से प्रोक्योर करके पीडीएस के अंडर इन गरीब स्टेटों में पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करती है, उड़ीसा, झारखंड ये वगैरह। तो क्या होता है, यहाँ का फार्मर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो भी अच्छे अमाउंट पे जो बेच नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट फ्री में या वेरी लो कॉस्ट पे फ्री फूड जो है लोगों को प्रोवाइड कर रही है, तो इनको लो प्राइसेस पे ही अपना प्रोड्यूस बेचना पड़ता है। तो ये सेकंड इशू इन ईस्टर्न इंडिया के फार्मर्स को फेस करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आप लिख सकते हैं कि ईस्टर्न इंडिया के फार्मर्स के इश्यूज क्या क्या हैं, उसमें ये कंट्रीब्यूट करेगा आर्टिकल। ये थोड़ा डाटा भी लिख लीजिएगा। प्रोक्योरमेंट ये तो कहीं भी यूज़ आप कर सकते हैं। यहाँ ये एलोकेशन का दिया हुआ है, पीडीएस एलोकेशन का, कि पीडीएस की एलोकेशन देखिए यूपी में सबसे ज़्यादा होती है जबकि प्रोक्योरमेंट पंजाब से सबसे ज़्यादा हो रही है, तो यूपी के फार्मर्स को भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सब आप डाटा यूज़ कर सकते हैं आप अपनी ज़रूरत के अनुसार। तो ये सेकंड आर्टिकल है द ताइवान फ्लैश पॉइंट इन इंडो पैसिफिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, श्याम सरन साहब ने लिखा है जो हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। इनके आर्टिकल्स बहुत इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल होते हैं, आप प्लीज़ पढ़िएगा। तो पहले तो देख लेते हैं कि ताइवान स्ट्रेट है क्या। ये आप मैप देख रहे हैं, ये रहा चाइना, ये है इंडो चाइना, देखिए लाओस, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह इस साइड पे रह जाते हैं। ये है कोरिया, साउथ कोरिया, ये है जापान, ओसाका जापान में आता है। ये ईस्ट इंडिया, ये सब आप देख लीजिए। ये है ताइवान और ये है ताइवान स्ट्रेट। ये इस पे कोई भी मैप बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ये सब
देखना चाहिए आपको। ये साउथ चाइना सी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी। ये साउथ चाइना सी है, यहाँ पे ईस्ट चाइना सी है, यहाँ पे है ताइवान स्ट्रेट। सो बेसिकली अब हम देख रहे हैं कि यूएस और चाइना के बीच में ये जो अब इंडो पैसिफिक में ताइवान स्ट्रेट जो है, ये अब कन्फ्लिक्ट और क्लैश पॉइंट बन रहा है। इसलिए ताइवान का टोटल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इस पे क्वेश्चन आना बहुत ही पॉसिबल है आने वाले सालों में और इस साल के मेंस में भी। तो इसलिए हम थोड़ा इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो राइटर ताइवान की हिस्ट्री देते हैं। देखिए क्या हुआ था जब 1940s 50s में ताइवान में जो रूलर चाइना में जो रूल कर रहे थे वो थे चियांग काई शेक। ये आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे जब आप चाइना कवर करेंगे। तो चियांग काई शेक उनके जो थे हेड थे चाइना के। बट उसके बाद माओ जेडोंग का जो है राइज हुआ, तो सिविल वॉर चाइना में स्टार्ट हो गई इन दोनों के बीच में। उस सिविल वॉर में क्या हुआ कि ये माओ जो थे वो विजेता या सक्सेस इनको मिली। चियांग को चाइना छोड़ के फिर भागना पड़ा और इसलिए उन्होंने ताइवान में जाके शरण ली। तो तब इन दोनों ने प्रण किया काइंड ऑफ कि माओ ने प्रण किया कि वो ताइवान को चाइना में मिला के रहेंगे, और चियांग ने ये प्रण लिया कि वो ताइवान में रह के चाइना को अपने अंडर इन्फ्लुएंस में लेंगे। तो बेसिकली यहाँ से चाइना और ताइवान के बीच में कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। तो अब चाहता तो चाइना तब ही मिलिटरीली ताइवान को कंट्रोल कर सकता था। देखिए चाइना ताइवान से तो तब से ही स्ट्रांग रहा है, बट मिलिट्री ऑप्शन इसके पास बंद हो गया था क्योंकि यूएस जो था ताइवान का तब इम्पोर्टेंट एलाई था। तो चाइना अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता था। सो दैट इज़ वाई ये कोई बड़ा एक्शन इसके द्वारा नहीं लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, 1979 में यूएस ने रिकॉग्नाइज कर लिया था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इन चाइना। तो उसके बाद इन्होंने ताइवान के साथ डिफेंस ट्रीटी वगैरह को एंड कर दिया था और उसके साथ ऑफिशियल रिलेशनशिप भी एंड कर दिया था। बट तब भी यूएस ने कहा था कि ये अपनी एबिलिटी, इट विल मेंटेन द एबिलिटी टू कम टू ताइवान डिफेंस व्हेन एवर ताइवान नीड्स। तो इसने ये एक स्ट्रेटजी, एक एम्बिग्यूटी टाइप्स हो गई ना। एक तरफ से ये कह रहा है कि हम कुछ ताइवान के साथ रिलेशंस नहीं रखेंगे, हमारी कोई मिलिट्री ट्रीटी नहीं है, और दूसरी तरफ से ये कहता है कि हम जब चाहें, अगर हमें लगा कि ताइवान को डिफेंस स्कीम में हमारी मदद चाहिए, हम आगे आएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये आप नोट बना के रख लीजिए, यूज़ आ सकती है आपके आंसर राइटिंग में। तो अब थोड़ा हम एनालिसिस कर लेते हैं कि ताइवान चाइना के इकोनॉमिक लिंक्स का क्या है। देखिए ये सब ताइवान के इंटरनल डायनामिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे आप नेपाल पढ़ते हैं तो आपको नेपाल की पॉलिटिक्स समझनी पड़ती है, नेपाल की इकोनॉमिक्स समझनी पड़ती है, ताकि आप इंडिया नेपाल के रिलेशंस को अच्छे से समझ पाएँ। वैसे ही अब आपको ताइवान को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि आप इंडो पैसिफिक में और ताइवान में जो भी कुछ होता है उसको अच्छे से समझ पाएँ। तो ताइवान और चाइना के आप इकोनॉमिक लिंक्स देखिए। अब देखिए ताइवान जो है वो बहुत ही इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट है चाइना पे। आप देखिए ताइवान की जो कैपिटल है इन्वेस्टेड इन चाइना जो है वो 188.5 बिलियन डॉलर के अराउंड है, और इनका बायलेटरल ट्रेड भी 150 बिलियन डॉलर के अराउंड है। तो ये मिला के ताइवान की 15% ऑफ इट्स जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। तो आप देखिए ताइवान अपनी 15% जीडीपी जो है चाइना के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस पे डिपेंड करता है। बट अगर आप चाइना देखें, चाइना ने सिर्फ 2.4 बिलियन डॉलर ही ताइवान में इन्वेस्ट किया है। तो इसका मतलब ये है कि इनमें अगर कोई कन्फ्लिक्ट होती है तो चाइना जो है या ये इकोनॉमिक जो वेंचर्स है उनको परेशानी दे के ताइवान को परेशानी पहुंचा सकता है। ये अपनी कोऑर्डिनेटिव पॉलिसीज यूज़ कर सकता है। देखिए इन कह देगा कि आप यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते, आप यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो उसका इम्पैक्ट जो होगा ताइवान पे होगा। इससे ये कोऑर्डिनेटिव पॉलिसीज जो है ताइवान पे अप्लाई कर सकता है। वैसे ही ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि जो ताइवान के बिजनेसेस है उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ अपना पैसा चाइना में लगा रखा है, तो वो भी ऐसे कुछ इंस्टेबिलिटी नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे बल्कि कि वो चाइना के साथ यूनिफाई हो जाएं ताकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो सेफ रहे। तो इसलिए ये जो डिपेंडेंसी है ताइवान की चाइना पे वो
और यूनिफिकेशन की के तरफ जो ऑपोजिशन है ताइवान में उसको भी वीकन करेगी। तो बेसिकली यही है कि अगर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होती है तो वो बेसिकली वीकन हो जाती है। आप इंडिया भी देखिए, इंडिया ने जैसे आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर देखिए, इंडिया के जो एपीआईज है 70% एपीआईज जो है वो चाइना से आते हैं, सोलर इंडस्ट्री में भी डिपेंडेंट है। तो उससे ट्रेड में भी आप देखिए मेजरली जो $52 बिलियन का जो ट्रेड है, इंपोर्ट्स हैं इंडिया के, वो चाइना से आते हैं। तो आप देखिए इंडिया इतनी कोई बड़ा एक्शन चाइना की तरफ इसीलिए नहीं ले सकता क्योंकि उसको सफ़र करना पड़ेगा। देखिए ड्रग इंडस्ट्री सफ़र करेगी, सोलर इंडस्ट्री सफ़र करेगी, और सारे एरियाज़ में जहाँ जहाँ इंडिया इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है चाइना पे वो सफ़र करेगा। वैसे ही ताइवान जो है ये इकोनॉमिक लिंकेज की वजह से इसको अपने रिलेशनशिप्स को चाइना के साथ मैनेज करने में इश्यूज आएंगे। अब ताइवान की पॉलिटिक्स देख लेते हैं। ताइवान में देखिए 2 मेजर पार्टीज़ है, केएमटी वही चियांग साहब की, चियांग काई शेक की केएमटी, और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। ये जो केएमटी है ये तो वन चाइना चाहती है। देखिए मैंने आपको बताया ही था कि चियांग साहब चाहते थे कि वो ताइवान में रह के चाइना को कंट्रोल साथ यूनिफाई करें। बेसिकली ये वन चाइना ही चाहते हैं। बट जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है ये चाहती है कि ताइवान की एक इंडिपेंडेंट नेशन बने, हमारा चाइना से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली इंडिपेंडेंस की डिमांड करती है। तो आप समझ ही सकते हैं, तो चाइना जो है वो केएमटी के साथ फिर भी कंफर्टेबल है क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव सेम ही है वन चाइना का। बट डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ उसके रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंस ही डिमांड करती हैं, सेपरेटिस्ट टाइप वो हो गए। तो इस वजह से अब जो करंट जो आप ताइवान की प्रेसिडेंट देखते हैं, ये रही, इनका नाम है साई इंग वैन। ये जो हैं ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि चाइना की कंसर्न्स इसीलिए बड़े हुए हैं ताइवान की तरफ, इसीलिए वो एग्रेसिव थ्रेट्स जो है ताइवान की तरफ अपना रहा है। आप देखिए उनकी एयर स्पेस को कंटिन्यूसली वायलेट करता रहता है, नेवल एक्शन भी लिया गया है। इसी वजह से अब जो इकोनॉमिक प्रेशर और मिलिट्री थ्रेट्स है ताइवान की तरफ बढ़ गए हैं क्योंकि चाइना इज़ वरिड डेमोक्रेटिक पार्टी वहाँ लीडरशिप में है जो कि इंडिपेंडेंस की तरफ ही जिसका झुकाव है। तो अब यूएस का स्टांस क्या है? पहले तो हमने देख लिया कि 1980s में तो इसकी स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी थी, इसने वैसे तो रिलेशंस ताइवान के साथ कॉल ऑफ कर लिए थे बट मेंटेन किया कि ये कभी भी उसके डिफेंस के लिए आ सकता है। तो अब पिक्चर थोड़ी क्लियर होती जा रही है। यूएस नोज कि ताइवान इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा इंडो पैसिफिक में एक्ट करने के लिए, चाइना को कंटेन करने के लिए। तो अब यूएस ने ऑफिशियल लेवल इंगेजमेंट जो है ताइवान गवर्नमेंट के साथ बहुत बढ़ा दी है। इसकी फर्स्ट एग्जांपल हमने ट्रंप साहब की प्रेसिडेंसी के दौरान देखी जब उनके कैबिनेट लेवल के ऑफिशियल्स ताइवान में विजिट करने गए थे। चाइना ने बहुत अपोज किया था इस मूव को, बट जो बाइडेन गवर्नमेंट हैज़ कंटिन्यूड दिस पॉलिसी ऑफ एंगेजमेंट विद ताइवान इंडिपेंडेंटली ऑफ चाइना। तो इन्होंने अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी पे भी ताइवान के ऑफिशियल्स को अलग से बुलाया गया था। वैसे ही अनअनाउंस्ड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएस के डिफेंस पर्सनल जो हैं वो ताइवानीज काउंटर पार्ट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। वैसे ही न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को भी देखा गया था साउथ चाइना सी में। तो ये सब पॉइंटर्स हैं कि ताइवान यूएस इज़ इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग ताइवान टू यूज़ इट अगेंस्ट चाइना बेसिकली। सो अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या अब चाइना ऐसा कुछ करेगा कि वो ताइवान को जल्दी से ऑक्यूपाई कर ले, इन्वेड कर ले और यूएस का जो थ्रेट है उसको ख़त्म ही कर दे। तो यहाँ पे 2 व्यू पॉइंट्स है। एक ये यूएस पैसिफिक कमांडर जो है फिलिप डेविडसन, वो कहते हैं कि चाइना के पास कैपेसिटी है मिलिट्री और इकोनॉमिक कि वो अगले 6 सालों में ताइवान के ऊपर अटैक करे, इन्वेड करे और उसे अपनी टेरिटरी में मिला ले और यूएस का जो थ्रेट है उसको ख़त्म ही कर दे इंडो पैसिफिक में। बट अदर एनालिस्ट कहते हैं कि ये ऑपरेशन जो होगा, आप देखिए इतना गैप तो है ही, क्रॉस स्ट्रेट ऑपरेशन इतने इजी नहीं होते हैं। अपनी मिलिट्री लेके जाओ, अपने वेपन्स लेके जाओ, तो ये सब कॉम्प्लेक्स है, इसमें टाइम लगेगा। दूसरे एनालिस्ट कहते हैं कि ये कॉस्टली भी होगा। तो वो उनके अनुसार चाइना अभी वेट करेगा कि यूएस की पावर थोड़ी और डिक्लाइन हो, वो चाइना खुद थोड़ा और कैपेबल हो और जो ताइवान की तब तक इंडिपेंडेंस को वो एंटरटेन करेगा और उसके बाद इट मे इंटरवेन इन ताइवान। तो ये तो टाइम ही बताएगा कि चाइना करेगा क्या। बट ये ज़रूर है कि चाइना जो अपनी प्रिपेयर्डनेस है ताइवान के
तरफ वो उसको ज़रूर बढ़ाता रहेगा। तो अब कंक्लूजन यही है कि ताइवान जो है अब ये क्लैश पॉइंट रहेगा यूएस और चाइना के बीच में। बस इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इंडिया को अपने इंटरेस्ट का ध्यान रखना है इस सब लड़ाई में, इंडो पैसिफिक में जो अपने इंटरेस्ट हैं हमें उसको इंश्योर करना है, हमारी सिक्योरिटी, हमारे इकोनॉमिक कोई भी कंसर्न्स जो हैं वो इफेक्ट नहीं होने चाहिए यूएस चाइना की ताइवान स्ट्रेट में इस लड़ाई की वजह से। दैट इज व्हाट दी राइटर से। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज discussion. Hope it helps. Please like and subscribe my channel and keep watching for more such informative videos. Thank you for joining.